एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की मिनी मॉक टेस्ट की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना जो है अपना रियल स्कोर भी जरूर बताना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्करण और नामीकरण, या जो है सहयोगपूर्ण सीखना। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? सभी को गुड आफ्टरनून। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? यहां पे ये वाला आपका नहीं कर रहा है, पृथक्करण और नामीकरण। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे देख सकते हो कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? बताएंगे सब लोग? सभी लोग दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए, या केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल वंचित समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल अपने स्वयं के अनुसार साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। टैग वर्ड की सहायता से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना। चलिए देखिए, यहां पे हतोत्साहित दिख गया, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां पे केवल दिखा, काट दो पहले ही। हालांकि लास्ट में प्रोत्साहित है, पॉजिटिव वर्ड भी है, बट स्टार्टिंग में केवल दिख गया, काट दीजिए। केवल आपका सही होगा ये वाला कि अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। पहिया कुर्सी, व्हील चेयर, या वॉकर, या हैंड रेल के साथ रैंप, या उभरा हुआ टाइल, या ब्रेल प्रणाली। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या क्या प्रावधान होने चाहिए इसमें बताइए? सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। कौन कौन से? तो इसमें एक तो आपका जो है ये पहिया कुर्सी, जैसे व्हील चेयर के नाम से जाना जाता है, ये शामिल हो, और यहां पे वॉकर होना चाहिए, साथ ही जो है हैंड रेल के साथ रैंप होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, या 2 फीट की दूरी के परे चीज जो है नहीं देख सकते हैं, या एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं, या 70 डेसिबल की आवाज नहीं सुन सकते। बताइए विशिष्ट पहचान क्या होगी? जितने भी लोग यहां पे ऑप्शन दूसरा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं कि 2 फीट की दूरी के परे चीजें नहीं देख सकते, ये उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है? बताइए। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, या प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए, या प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, या प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। बताइए प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो केवल यही वाला आपका कथन सही है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, या पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से? सभी लोग जवाब देंगे। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड अभी सीटेट के फॉर्म में करेक्शन स्टार्ट है। अगर आपके भी फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा इसमें। ठीक है, यहां पे पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसी क्लासेस पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न कथन तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए है, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षाशास्त्री पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। तर्क आर है, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक। बताइए इसमें कौन कौन सा सही है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे बाधा नहीं डालती है भाई, यहां पे क्या है कि विकास में बाधा डालती नहीं। अधिगम प्रक्रिया का जो स्वरूप है व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक, ये सामाजिक है, व्यक्तिवादी नहीं है। तो दोनों गलत है आपका। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए? बताएंगे सब लोग। महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारने वाले, या असफलता से बचने वाले? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारतोन्मुख। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है, शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? ये वाला कि अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं, या जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यस्मरण की परीक्षा पर जोर देता है, या शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है, या निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम्य भूमिका पर जोर देता है? बताइए संरचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है? सभी को गुड आफ्टरनून। और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताना, 15 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। तो संरचनावाद का सिद्धांत यह कहता है कि सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत पेर है? बताइए बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? जो वह पहले से समझते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही है? पहला ऑप्शन यहां पे है कि संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है संज्ञान व संवेग
एल दूसरे से गुथे हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा है कि संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो यहां पे संज्ञान व संवेगों के बारे में जो कथन सही है दूसरा वाला कि संज्ञान व संवेग एल दूसरे से जो है यहां पे गुथे हैं वह एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, यहां पे आपका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक होगा, ये एल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? अन्वेषण और प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, निष्क्रिय सुनने के कौशल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। बताएंगे सब लोग? तो यहां पे निष्क्रिय सुनने के कौशल। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेगेटिव था क्वेश्चन तो नेगेटिव भी आपको टैग वर्ड ही ढूंढना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, या विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, या भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या अनदेखा करना चाहिए? नहीं भाई, निष्क्रिय गलत, सजा नहीं देनी है, तुरंत सॉल्व हो गया। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कथन और तर्क वाला प्रश्न। कथन ए है कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क आर है कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में नहीं शामिल करना चाहिए। भाई गलत है, शामिल हमें करना चाहिए। ठीक है, तर्क आर है कि समुदाय के साथ जो है संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। दोनों बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ए और आर दोनों आपके जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ए गलत होगा तो फिर 100% आर भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हर बार सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी अगर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।